हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं डीएवी शताब्दी कॉलेज फरीदाबाद में। और अब मैं आपके सामने स्क्यूनेस के बारे में चर्चा करने जा रही हूं। स्क्यूनेस के चैप्टर के लिए आपको सबसे पहले तो बात ये समझनी होगी कि जब हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में इसके प्रीवियस 2 चैप्टर्स पढ़े, हमने पहला पढ़ा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बाद हमने पढ़ा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और अब हम पढ़ रहे हैं स्क्यूनेस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते समय उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अनएड्रेस्ड रह जाते हैं, जिनके उत्तर हमें नहीं मिल पाते। इस वजह से हम अगले और उससे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जब हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था तो उसके अंदर हमने इस बात को समझा था कि ये केवल पूरे डेटा में एक ऐसी सिंगल फिगर निकालता है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट है, सोशल साइंस रिसर्चेस में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, लगता है अप्लाई होता है। लेकिन उसके साथ ही सेंट्रल टेंडेंसी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि यदि डेटा में छितराव होता है, स्कैटर्डनेस होती है, यदि डेटा पॉइंट्स उस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से दूरी पे होते हैं तो क्या वो सही रिप्रेजेंटेटिव होता है? तो सेंट्रल टेंडेंसी की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए हमने अगले मेथड के ऊपर जब हम गए तो वो था मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जो वेरिएशन की बात करता है, जो स्कैटर्डनेस की बात करता है, जो डेटा के छितराव की बात करता है। लेकिन डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसे आंसर्स का जवाब नहीं दे पाता, कुछ ऐसे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाता जो स्क्यूनेस का चैप्टर दे पाता है। जैसे शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, इन सारी चीजों को, इन सारे प्रश्नों को खोजने के लिए अब हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट है, विच इज कॉल्ड स्क्यूनेस। तो जो स्क्यूनेस का चैप्टर है, दैट रेफर्स टू लैक ऑफ सिमेट्री इन द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यह नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीरीज को डील करता है। स्क्यूनेस मददगार है, हेल्पफुल है ये जानने के लिए कि सीरीज का शेप कैसा है, और ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि वेदर कॉन्सेंट्रेशन इज इन हायर और लोअर वैल्यूज। तो जब हम स्क्यूनेस की बात करते हैं तो हम असिमेट्री की बात करते हैं, हम लैक ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, हम नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और हम शेप ऑफ द सीरीज के बारे में कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, इसलिए हम स्क्यूनेस के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जब हम कोई भी चैप्टर देखते हैं तो उसके अंदर हम कुछ परिभाषाएं पढ़ा करते हैं। वो परिभाषाएं बहुत फेमस स्टैटिस्टिशियंस के द्वारा प्रतिपादित होती हैं। तो स्क्यूनेस के अंदर भी पहली परिभाषा मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जो क्रॉक्सटन एंड काउडन ने दी है। When a distribution or series is not symmetrical, it is said to be asymmetrical or skewed. इसमें मैंने 3 शब्दों का इस परिभाषा में मैंने ध्यान दिया। पहला हो गया कि सिमेट्रिकल, फिर हो गया असिमेट्रिकल और स्क्यूड। यानी 2 प्रकार की ही डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, एक होती हैं सिमेट्रिकल, एक होती हैं असिमेट्रिकल। और जो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं उनको हम स्क्यूड बोलते हैं, और इस चैप्टर में हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस या फिर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे। मूरिस हेम्बर्ग के अनुसार स्क्यूनेस रेफर्स टू द असिमेट्री और लैक ऑफ सिमेट्री इन द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस की। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें मीन, मीडियन और मोड बराबर होते हैं। तो अगर मैं इसको सिंबॉलिकली लिखूंगी तो एक्स बार इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू जेड। यह बेल शेप्ड होती है। इसमें क्वार्टाइल्स मीडियन से बराबर की दूरी पे होते हैं, यानी क्वार्टाइल थर्ड माइनस मीडियन बराबर होगा मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1। इसके साथ ही इस चित्र को भी देखिए, ये मीन, मीडियन, मोड बराबर है, और इसमें क्वार्टाइल्स मीडियन से बराबर की दूरी पे हैं, और ये कर्व बेल शेप्ड है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की एक और विशेषता होती है, एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू सम ऑफ नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम मीडियन। और अगर किसी
क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में स्क्यूनेस प्रेजेंट नहीं होती है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम अगले कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो कहलाती है असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर मीन, मीडियन और मोड बराबर नहीं होते, क्वार्टाइल्स मीडियन से बराबर की दूरी पर नहीं होते, और जब हम वेरिएबल्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर तो ये बेल शेप्ड कर्व के अधीन नहीं आता, अर्थात बेल शेप्ड कर्व नहीं बनता। Asymmetrical distributions में sum of positive deviations from median is not equal to sum of negative deviations from median. तो जब हम सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो दोनों में आपने देखा होगा कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम कहते हैं मीन, मीडियन, मोड बराबर हैं तो असिमेट्रिकल में मीन, मीडियन, मोड बराबर नहीं होते हैं। क्वार्टाइल्स मीडियन से बराबर की दूरी पे होते हैं यदि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, क्वार्टाइल्स मीडियन से बराबर की दूरी पर नहीं होंगे यदि डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिकल है। यानी सिमेट्रिकल में बराबर होंगे क्वार्टाइल्स मीडियन से, लेकिन असिमेट्रिकल में बराबर की दूरी पर नहीं होंगे। जब हम वेरिएबल्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें और बेल शेप्ड के कर्व के फॉर्म में दिखाई दे तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, और यदि बेल शेप्ड कर्व ना बने तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिकल है। अब मान लीजिए बेल शेप्ड कर्व नहीं बनता है और जब आपने ग्राफ पेपर के ऊपर सारे वेरिएबल्स को प्लॉट कर दिया तो इससे ये आशय निकलता है कि अगली बात अब हमें पता होनी चाहिए कि टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस कितने प्रकार के हैं। तो जो टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस है या जो टेस्ट ऑफ असिमेट्री है वो दो प्रकार की होती है, जिसमें पहली बात है पॉजिटिव स्क्यूनेस की और दूसरी बात है नेगेटिव स्क्यूनेस की। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है पॉजिटिव स्क्यूनेस और ये है उसका ग्राफ। सबसे पहली चीज पॉजिटिव स्क्यूनेस में हम सिंबॉलिकली कह सकते हैं कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। और जब हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं तो यदि फ्रीक्वेंसी कर्व की टेल राइट हैंड साइड से पे ज्यादा बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू द लेफ्ट हैंड साइड तो इसका मतलब स्क्यूनेस पॉजिटिव है। अर्थात when the values of variables are plotted on the graph paper, the right tail of the curve is longer. When we compare that tail with the left curve, this means skewness is positive. And one very basic, one very common sense based test for the skewness is that if after applying any kind of formula, जो भी हम फॉर्मूला अप्लाई करें और उसके अंदर हमारे पास आंसर प्लस में आ जाए तो इसका मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑब्टेन होने पर हम ये कह सकते हैं कि जो स्क्यूनेस है वो कैसी है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस की ये आपके पास तीन पहचान है और इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। अगला टेस्ट आता है स्क्यूनेस का जो कहलाता है नेगेटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस में मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड। यहाँ पे जब हम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे जो लेफ्ट टेल ऑफ द कर्व है वो राइट हैंड साइड से जब बड़ी होगी तो इसका मतलब स्क्यूनेस नेगेटिव है। और किसी भी प्रकार का सूत्र लगा देने से, किसी भी प्रकार का फॉर्मूला अप्लाई कर देने से यदि हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं तो इसका मतलब स्क्यूनेस नेगेटिव है। तो ये हमारे टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस थे। तो यहाँ तक हमने पहली बात देखी, डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार की है, पहली सिमेट्रिकल है और दूसरी असिमेट्रिकल है। उसके बाद हमने अगली चीज देखी कि जो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं, उसमें दो टेस्ट हम अप्लाई करेंगे, एक होगी पॉजिटिव स्क्यूनेस और एक होगी नेगेटिव स्क्यूनेस। अब आगे बढ़ते हुए हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार का डिफरेंस है डिस्पर्जन में और स्क्यूनेस में। आइए एक एक करके समझते हैं। Dispersion is concerned with the scatteredness of values around the central value. Dispersion इस बात की ओर हमें समझ देता है, बताता है कि कितनी scatteredness of values हैं from the central value, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया
कि सेंट्रल वैल्यू की, मीन वैल्यू की रिलायबिलिटी को, विश्वसनीयता को चेक करने का तरीका है डिस्पर्जन। और जब हम स्क्यूनेस की बात करते हैं तो वो नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीरीज के बारे में हमें बताता है। यदि हम कहीं पर भी अमाउंट ऑफ वेरिएशन निकालने की बात करें, समझने की बात करें, तो अमाउंट ऑफ वेरिएशन का मतलब है कि हम डिस्पर्जन के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। और यदि हम डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन को समझना चाहें तो हमें स्क्यूनेस की मदद लेनी पड़ेगी। अर्थात डिस्पर्जन को समझते हुए यदि मैं डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन की बात करना चाहूं तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर मुझे डिस्पर्जन में नहीं मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर मुझे तभी मिल सकता है जब मैं स्क्यूनेस के कॉन्सेप्ट को समझूंगी। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में यहाँ पे हमने दो डिफरेंसेस देखे कि स्कैटर्डनेस ऑफ वैल्यूज जानने के लिए हम डिस्पर्जन की मदद लेंगे और नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम स्क्यूनेस की मदद लेंगे। अमाउंट ऑफ वेरिएशन का मतलब होगा डिस्पर्जन, जबकि डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन का मतलब होगा स्क्यूनेस। जो डिस्पर्जन है दैट इज बेस्ड ऑन एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होती हैं? मीन, मीडियन, मोड। और जो हमारा स्क्यूनेस है इट इज बेस्ड ऑन एवरेजेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर। तो जो स्क्यूनेस है वो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर बेस्ड है। डिस्पर्जन डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ द डेटा की ओर इशारा करता है, लेकिन स्क्यूनेस हमें ये बताता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है इज इन हायर और इन लोअर वैल्यूज के बारे में हमें समझाता है। डिस्पर्जन कॉम्पोजिशन ऑफ सीरीज की बात करता है। अगर हम बोले what do you understand or how to interpret the composition of the series, this means we are talking about dispersion. लेकिन यदि हम शेप ऑफ द सीरीज जानना चाहें तो शेप ऑफ द सीरीज जानने के लिए हमें स्क्यूनेस को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्क्यूनेस के कॉन्सेप्ट के अंदर ही हम किसी भी सीरीज की शेप को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड्स की टू मेजर स्क्यूनेस। स्क्यूनेस को मेजर करने के यहाँ पे मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं। पहला है कार्ल पियर्सन मेथड, उसके बाद है बॉलीज मेथड और उसके बाद है कैलीज मेथड। जब हम कार्ल पियर्सन मेथड की बात करते हैं तो कार्ल पियर्सन एक फेमस स्टैटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन के द्वारा प्रतिपादित है। और कार्ल पियर्सन जो फेमस स्टैटिस्टिशियन है वो किसी परिचय के भी मोहताज नहीं है, क्योंकि हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हैं उसमें हम कार्ल पियर्सन के सूत्र कई जगह पे पढ़ते हैं जो अप्लाई होते हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में एनॉर्मस है। जो कार्ल पियर्सन का मेथड है वो मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर बेस्ड है। आपने मीन, मीडियन और मोड को सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर में पढ़ा और अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्पर्जन के चैप्टर में पढ़ा। तो कार्ल पियर्सन का सूत्र मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर आधारित है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ा फीचर है कि दैट दिस मेजर इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज, क्योंकि हमें मालूम है कि जो मीन है वो भी सारे आइटम्स के ऊपर बेस्ड होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी सारे आइटम्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो इस करके मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की जो विशेषताएं हैं, जो गुणवत्ता क्वालिटीज हैं, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो इसके अंदर भी समाहित हैं। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस की और रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस की। फॉर्मूलेस को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस से हमारा क्या तात्पर्य है। जब हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस की बात करते हैं तो हम एक्सटेंट ऑफ असिमेट्री की बात करते हैं, हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। हम जब एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस की बात करते हैं तो हमें मालूम है दैट दिस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स इन विच द वैल्यू ऑफ सीरीज इज एक्सप्रेस्ड। और जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस है इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस से कम है। और जब हम रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस की बात करते हैं तो हम कोफिशिएंट की बात करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूले में हम रेशो से, परसेंटेज से या फिर टाइम से किस प्रकार आंसर निकाल के उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो जो रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस है दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ईदर रेशो और परसेंटेज और विद द यूजेज ऑफ द वर्ड टाइम्स। आइए देखते हैं फॉर्मूलेस को। तो अभी हम फॉर्मूलेस कर रहे हैं कार्ल पियर्सन के।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस फॉर्मूले में देखिए, एसके का मतलब तो हो गया स्क्यूनेस। जब हम बोलते हैं एसके तो एसके का मतलब स्क्यूनेस। अगर मैं के के बाद पी लगा दूं तो इसका मतलब पियर्सन। अगर मैं बी लगा दूं तो इसका मतलब बॉली, और अगर मैं के लगा दूं तो इसका मतलब कैली। इसका मतलब एस के पी depicts the absolute measure of skewness given by Carl Pearson. So the first formula is mean minus mode. लेकिन हमने पीछे भी देखा था, एक लिमिटेशन थी जब हम मोड को पढ़ रहे थे कि मोड अगर इंस्पेक्शन मेथड से निकल जाए तो बहुत बेहतर, लेकिन अगर मोड को निकालने में किसी प्रकार की डिफिकल्टी आए और हमें एनालिटिकल टेबल का इस्तेमाल करना पड़े, या उसके बाद भी हम मोड को डिफाइन ना कर पाए, अर्थात वो इल डिफाइंड हो, तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, दैट एसकेपी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन। तो ये दोनों फॉर्मूलेस में से भी हम कोई भी लगा सकते हैं। पहले हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले को लगाने का प्रयास करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल में, और यदि मोड इल डिफाइंड हो तो हम ये दूसरा सूत्र भी लगा सकते हैं। So this slide pertains or comprises of the formulas given by Carl Pearson on the basis of absolute measure of skewness. जब हम relative measure of skewness की बात करते हैं तो हम कोफिशिएंट की बात करते हैं, और जिस भी फॉर्मूले के साथ हमने कोफिशिएंट लगा दिया वो रिलेटिव मेजर है। और रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन निकालने के लिए यदि हम इस फॉर्मूले को डिवाइड कर दें स्टैंडर्ड डेविएशन से तो हमारे पास कोफिशिएंट आएगा। तो पहला फॉर्मूला हुआ कोफिशिएंट ऑफ एस के पी बराबर है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और यदि मोड इल डिफाइंड होगा तो इसका कोफिशिएंट का फॉर्मूला बनेगा थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यदि हम पहला फॉर्मूला यूज करते हैं मीन माइनस मोड वाला, तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एस के पी है वो प्लस माइनस 1 के बीच में लाई करेगा, और यदि मोड इल डिफाइंड होगा तो फिर ये प्लस माइनस 3 के बीच में लाई करेगा। ये आपको लिमिट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि अंडर ग्रेजुएशन में स्टूडेंट को पढ़ते समय किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद आंसर को इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए, कि वो एक लाइन में बता पाए कि इस आंसर से क्या निष्कर्ष निकल रहा है। अब आते हैं प्रोफेसर बॉली के मेथड पे। जो प्रोफेसर बॉली का मेथड है उसे फेमस स्टैटिस्टिशियन प्रोफेसर एएल बॉली ने बताया है। ये क्वार्टाइल्स के ऊपर बेस्ड है, और प्रीवियस चैप्टर्स में हमने क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 और मीडियन के कॉन्सेप्ट को बखूबी पढ़ा है। और ये जो मेथड है ये सारी ऑब्जर्वेशंस को अपने अंदर सम्मिलित नहीं करता है, क्योंकि मीडियन पूरे डेटा को 50% डिवाइड करता है हाफ पार्ट्स में। जब हम क्वार्टाइल 1 की बात करते हैं और क्वार्टाइल 3 की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्वार्टाइल्स पूरी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो ये जो इसका फॉर्मूला है रिगार्डिंग एब्सोल्यूट मेजर, देखिए SKB, दिस मींस स्क्यूनेस बेस्ड ऑन बॉलीज मेथड। सो द फॉर्मूला इज क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस ट्वाइस ऑफ मीडियन। आंसर 0 आने पर there is absence of skewness यानी डेटा इज सिमेट्रिकल। किसी भी फॉर्मूले को लगाने पे आंसर 0 आने पर सिमेट्रिकल सीरीज हो जाएगी। आंसर पॉजिटिव आएगा किसी भी फॉर्मूले में और बॉली के फॉर्मूले में भी, तो इसका मतलब स्क्यूनेस पॉजिटिव है, और अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब स्क्यूनेस नेगेटिव है। जो प्रोफेसर बॉली का कोफिशिएंट है जिसे हम रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस बोलते हैं, यह प्लस माइनस 1 के बीच में लाई करता है, और इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें Q3 प्लस Q1 माइनस ट्वाइस ऑफ मीडियन को डिवाइड करना पड़ेगा Q3 माइनस Q1 से, तो हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस आएगा। कई बार न्यूमेरिकल्स में एग्जामिनर कहते हैं कि आप क्वार्टाइल्स बेस्ड फॉर्मूला अप्लाई कीजिए स्क्यूनेस निकालने का, तो इसका मतलब आपको खुद पता होना चाहिए कि मुझे बॉली का मेथड अडॉप्ट करना है, क्योंकि बॉली का जो मेथड है वही क्वार्टाइल्स के ऊपर बेस्ड है। अब ये तीसरा मेथड है जो कहलाता है कैलीज मेथड। प्रोफेसर कैली ने बताया यह डिसाइल पे आधारित है, परसेंटाइल पे आधारित है। जब हम परसेंटाइल और डिसाइल की बात करते हैं तो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पार्टीशन वैल्यूज पढ़ी हुई हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर में। डिसाइल पूरे डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटता है और परसेंटाइल 100। और जब हम कैलीज मेथड में
एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस की बात करते हैं तो हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों का उत्तर सेम आएगा। पहला फॉर्मूला एस के, एस के का मतलब स्क्यूनेस और उसके साथ जो के लगा हुआ है इसका मतलब कैली। एस के इज इक्वल टू परसेंटाइल 90 प्लस परसेंटाइल 10 माइनस ट्वाइस ऑफ मीडियन। और अगर हम डिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिसाइल 9 प्लस डिसाइल 1 माइनस ट्वाइस ऑफ मीडियन। और इसके कोफिशिएंट निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स दोनों फॉर्मूलेस में हमें डिवाइड करना है परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल 10 से, यदि हम परसेंटाइल का उपयोग कर रहे हैं, और D9 माइनस D1 से अगर हम फॉर्मूले में डिसाइल्स का प्रयोग कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स अब इस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आपके लिए लिए हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में आप बहुत प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल्स की। सबसे पहला न्यूमेरिकल है जिसके अंदर हम कार्ल पियर्सन मेथड को लगाएंगे। ध्यान से देखिए, ये न्यूमेरिकल डिस्क्रीट सीरीज पे आधारित है। ये मैंने फॉर्मेट बना लिया यहाँ पे। ये मेरे पास x है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। मैंने सबसे पहले इस सीरीज में से 20 को एज्यूम मीन पिक कर लिया। जब मैंने यहाँ पे 20 को एज्यूम मीन पिक किया तो मेरे पास d आ गया विच इज x माइनस a। So 5 minus 20 is minus 15, 10 minus 20 is minus 10, 15 minus 20 is minus 5। ऐसे करते हुए मैंने सारी कैलकुलेशंस कर ली। उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी को d से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया ft, और इसका जब मैंने टोटल किया तो ये मेरे पास आ गया सिग्मा ft। आपने यहाँ देखा होगा, एक बात आपने नोट की होगी कि मैंने इस न्यूमेरिकल में d डैश नहीं निकाला, वो ऑप्शन मैंने नहीं ली। अगर वो ऑप्शन मैं लेती तो मैं इस पूरी डी सीरीज को डिवाइड कर सकती थी किसी स्केलर कांस्टेंट से, पर जब मैंने इसको बहुत ध्यान से देखा तो इसके अंदर मैं इसको 5 से डिवाइड कर सकती थी, तो डी डैश मेरे पास कंप्यूट हो जाता, यानी मैंने पूरी सीरीज को एक स्केलर कांस्टेंट से डिवाइड कर देती। ऐसा करने पर मुझे याद रखना पड़ता कि फिर फॉर्मूले में भी मैं उस आई की वैल्यू को एडजस्ट करती। पहली बात, ये डिस्क्रीट सीरीज थी। दूसरी बात, मैंने x सीरीज में से एज्यूम मीन पिक किया है 20, उसके बाद मैंने d कैलकुलेट किया विच इज x माइनस a, और उसके बाद मैंने f को d से मल्टीप्लाई किया। ये सारा फॉर्मेट, ये सारी कैलकुलेशंस आप पहले भी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब मैंने मीन की वैल्यू कैलकुलेट की। मीन है a प्लस सिग्मा ft डिवाइडेड बाय n, और स्टेप डिवीजन मेथड में i से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले एज्यूम मीन की वैल्यू पुट की जो 20 थी। सिग्मा ft मेरा कैलकुलेशन के अंदर था 25 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी 59। तो इन दोनों को पेस्ट करने के बाद मैंने 20.42, ये मेरे पास अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ गई। अब इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए। यदि मैं मोड निकालने की बात करती हूँ, जिसे z बोलते हैं, तो मोड इज दैट वैल्यू वेरिएट विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी में देखिए, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 4, 6, 10, 12, 15, 12। तो ये जो 15 है, दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, और इस 15 के सामने है 25। तो मेरी मोडल वैल्यू हो गई 25, और इस वैल्यू को निकालने के लिए मुझे किसी प्रकार की दुविधा नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, तो मैं इंस्पेक्शन मेथड में मोड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, जो मेरे पास 25 के बराबर आ गई। अब मैंने कार्ल पियर्सन के एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस के बेसिस के ऊपर सूत्र को लगाया। SKP इज मीन माइनस मोड। मीन मेरे पास था 20.42, मोड मेरे पास है 25। मैंने x बार माइनस मोड किया तो मेरे पास ये वैल्यू आई -4.58। क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ से मैंने इंटरप्रेट किया कि स्क्यूनेस इज नेगेटिव इन दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। नेगेटिव का मतलब फ्रीक्वेंसी कर्व विल बी हैविंग द लॉन्गर टेल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मैंने पूछा तो नहीं था, पर मैंने आपको ये फॉर्मूला एक और बता दिया कि अगर इसमें रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकालनी होती तो हम कोफिशिएंट ऑफ SKP निकालते, विच इज मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन।
मीन और मोड को हमने सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा है, स्टैंडर्ड डिविएशन को हमने मेजर ऑफ स्क्यूनेस के चैप्टर में पढ़ा है। और यदि इसमें मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी होती तो मैं इस एफ डी को दोबारा डी से मल्टीप्लाई करती, तो मेरे पास नेक्स्ट कॉलम में आ जाता है एफ डी स्क्वायर, और मैं स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले को लगाने के बाद कोफिशिएंट को कंप्यूट कर सकती थी। अब ये जो दूसरा न्यूमेरिकल है डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने लिया है बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के ऊपर। जैसे ही बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लिखा जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, which is based on Bolly's method, and Bolly's method comprises of quartiles and median. इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए मैंने कंटिन्यूस सीरीज के एक एग्जाम्पल का सहारा लिया है। देखिए सीरीज कॉन्टिन्यूस है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 और मीडियन को निकालने के लिए हम सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? सबसे पहले होगी 5, फिर 5 + 10 15, 15 + 15 is 30, 30 + 20 is 50, 50 + 10 is 60, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू और n ये कोइंसाइड कर गए, ये दोनों बराबर हैं, सेम है। इसका मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बिल्कुल सही प्रकार से कैलकुलेट करी है। अब मैं सबसे पहले मीडियन निकालूंगी। मीडियन इज दैट वैल्यू वेरिएट विच डिवाइड्स द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो मैंने सबसे पहले 60/2th आइटम लिया विच कम्स आउट टू बी 30th आइटम। अब देखिए इस 30th आइटम को मैंने CF में लिया, ये मेरे पास 30 है, इसका मतलब 20 to 30 इसकी मीडियन क्लास है। अब मैंने इसके अंदर जब मीडियन कैलकुलेट किया, मैंने कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला लगाया, m is equal to L1 plus I by F bracket n/2 minus C। तो इसकी जो लोअर लिमिट है दैट इज 20, इसका जो n/2 है दैट इज 30, मैंने अभी कैलकुलेट किया है। इसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, और मेरी मीडियन क्लास ये थी। इसके पीछे का CF क्या है? 15। मैंने यहाँ पे 15 पुट किया, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी ये मेरे पास थी 15, और उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया I से विच इज 10। तो मीडियन क्लास थी हमारे पास 20 to 30। एक बार और ग्लांस करेंगे, ये हमारे पास न्यूमेरिकल था, ये मेरी मीडियन क्लास है 20 to 30। तो ये इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग 20 to 30 था। इसमें लोअर लिमिट मैंने 20 ली, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास मैंने 15 ली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास मैंने 15 ली, यानी पीछे वाली प्रीसीडिंग जो CF थी वो मैंने फॉर्मूले के अंदर डाली। और विड्थ ऑफ द क्लास मुझे मालूम है, कंसिस्टेंट विड्थ है दैट इज 10, और मीडियन क्लास की भी जो विड्थ है दैट इज 10, और इसके सहारे से मैंने मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट की which comes out to be 30। ये 30 के बराबर आपके पास आ गया। इसके बाद मैंने क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट किया। क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट करने के लिए मैंने n/4th आइटम लिया, यानी 15th आइटम जो यहाँ पे है उसके बराबर 15 आता है, और उसके बाद मैंने सारी वैल्यूज को, ये जो मैंने Q1 क्लास ली 10 to 20, यानी 10 to 20 के अंदर लोअर लिमिट है 10। आइए फिर से पीछे की तरफ चलते हैं। ये आपकी क्वार्टाइल 1 क्लास है 10 to 20, दिस इज लोअर लिमिट 10, अगेन 10 is the frequency of the quartile 1 class, and CF preceding the quartile 1 class is 5। आइए ये सारी वैल्यूज अब हम इसमें पेस्ट करेंगे 10 to 20 के ग्रुप में। लोअर लिमिट इज 10 प्लस n/4 is 15 माइनस CF preceding is 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये क्वार्टाइल 1 का कॉन्टिन्यूस सीरीज में निकालने का सूत्र है L1 plus I by F n/4 minus CF। ये हमारे पास 20 आया। आइए डियर स्टूडेंट्स, इसी पैटर्न पे हमने जो क्वार्टाइल 3 क्लास निकाली है विच इज 30 to 40, हमने वैल्यूज पेस्ट की और क्वार्टाइल 3 निकालने का फॉर्मूला हुआ L1 plus I by F ब्रैकेट 3n/4 minus CF। अब हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ गई, हमारे पास क्वार्टाइल 1 की वैल्यू भी आ गई, क्वार्टाइल 3 की वैल्यू भी आ गई, और मीडियन की वैल्यू भी आ गई। हमने ये सारी वैल्यूज कोफिशिएंट ऑफ SKB में पुट की, तो
हमने सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आया -0.143. सो द आंसर ऑफ comprising the negative sign means that there is a negative skewness. Now the last question, compute Cayley's coefficient of skewness. Again, what kind of series is this? Individual, discrete or continuous? So the answer is that it is discrete series because corresponding to x there is f. Now which method we are going to apply? We are going to apply the Cayley's coefficient of skewness. And Cayley's coefficient of skewness is based on percentiles और deciles. तो सबसे पहले हमने CF निकाला. CF is cumulative frequency. देखिए सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद 1 plus 3 is 4, then 4 plus 5 is 9, 9 plus 8 is 17, and 17 plus 10 is 27. Cumulative frequency निकालने के बाद हम एक एक करके चीजें निकालेंगे. सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे मीडियन. मीडियन होगा साइज ऑफ, ये डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम. तो हमारे पास n कितना था? 27 था. और यहाँ पे ये आ गया साइज ऑफ 14th आइटम, यानी मीडियन यहाँ पे साइज ऑफ 14th आइटम है. इस 14th को हम CF के अंदर लोकेट करेंगे. देखिए नो 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 यस, 14 विल बी इंक्लूडेड इन दिस 17 और इस 17 के सामने हमारे पास x है 8. So our median value comes out to be 8. So the answer of M is 8. Now let us calculate decile. हम decile से भी calculate कर सकते हैं, percentile से भी calculate कर सकते हैं और दोनों तरीके से उत्तर हमारा सेम आएगा. अब ये जब हमने D1 निकाला तो D1 is size of n+1 divided by 10th item, यानी size of 2.8th item. आइए देखें 2.8th item कहाँ पड़ेगा? 1 में नहीं आएगा, 4 में आएगा, यानी इसको हमने CF के अंदर लोकेट करना है. यहाँ पे आया 2.8, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? 4. सो दिस इज हमारे पास, ये हमारे पास डिसाइल की वैल्यू आ गई और हमने यहाँ पे लिख दिया डिसाइल 1 इज इक्वल टू 4. उसके बाद हमने सेम पैटर्न पे निकाला डिसाइल 9. डिसाइल 9 कैसे निकालेंगे? साइज ऑफ 9 ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 10th आइटम, अर्थात साइज ऑफ 25.2th आइटम which comes out to be 10. यानी इस 25.2 को हम यहाँ पे जब लोकेट करेंगे तो ये इसके अंदर आएगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है 10. तो हमारा जो लास्ट जो हमने निकाला, जो हमारे पास डिसाइल 9 की वैल्यू आई, वो 10 आ गई. अब हमने D1 भी निकाल लिया, हमने D9 भी निकाल लिया, हमने मीडियन भी निकाल लिया, हमें कोफिशिएंट ऑफ SKK दैट इज कैलीज कोफिशिएंट मालूम है. हमने सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी. D9 is 10, D1 is 4 एंड मीडियन इज 8. ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास कोफिशिएंट आ गया -0.33, अर्थात माइनस का मतलब इट इंडिकेट्स नेगेटिव स्क्यूनेस. तो इसके साथ ये न्यूमेरिकल यहाँ पे समाप्त होता है और इसके साथ ही ये स्क्यूनेस का जो मॉड्यूल मैंने आपके लिए बनाया है ये भी यहाँ पे समाप्त होता है, जिसके अंदर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ तीनों फॉर्मूलेस का मैंने छोटा छोटा एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास किया है कि फॉर्मूले के अंदर हम इसको कैसे निकालेंगे. आंसर को निकालने के बाद इंटरप्रेट जरूर करिए. रेंज भी आपको मालूम है और ये भी आपको मालूम है कि अगर उत्तर प्लस में है तो स्क्यूनेस पॉजिटिव है, अगर उत्तर नेगेटिव में है तो स्क्यूनेस नेगेटिव है, और अगर किसी भी फॉर्मूले में उत्तर 0 है इसका मतलब देयर इज एब्सेंस ऑफ स्क्यूनेस, यानी द सीरीज इज सिमेट्रिकल. इन्हीं शब्दों के साथ कीप लर्निंग. थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड.